इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। सबसे पहले तो आप बायर को कॉल करो और उसे कहना कि भाई साहब जो अपनी मीटिंग है आज शाम को 4 बजे, तो जब आप आए तो कृपया अपना आधार कार्ड लेके आइएगा, अपना ओरिजिनल पैन कार्ड लेके आइएगा, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके आइएगा, जो कि अगर अपनी बात बनती है तो हम एग्रीमेंट पे लगाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी चेकबुक लेके आइएगा और थोड़ा सा कैश भी लेते आइएगा, टोकन मनी, अगर हमारी बात बनती है तो तुरंत डील फाइनल करने के लिए। और यदि आप मिलके प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बायर एक से अधिक हैं यदि आप लोग, तो जो भी साथ में दूसरे बायर हैं, चाहे आपकी माता जी हैं या वाइफ हैं आपकी या कोई भी हैं, तो अगर संभव हो तो उनको भी साथ ले आएं, ताकि बाद में कभी कोई डिस्प्यूट ना हो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाइन उसे नहीं बोलनी है, ये आपको बता रहा हूँ एज ए सेलर कि कई बार क्या होता है, एक ही बायर आ जाता है, बाद में दूसरा बायर कहता है मेरे तो इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं है, मेरी तो इसमें सहमति नहीं है। इसलिए बायर को बोलना है कि अगर संभव है तो जो अगर आप एक से अधिक लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो दूसरे बायर को भी अपने साथ ले आएं। अगर वो कहते हैं कि भाई साहब माता जी या पत्नी जी जो है वो तो नहीं आ सकती, काम है, बाहर गए हैं, तो आप कहना कोई बात नहीं, हो सके तो उनसे एक अथॉरिटी लेटर ले आना कि आप अथोराइज हो उनके बिहाफ पे एग्रीमेंट टू सेल साइन करने के लिए और इस डील को करने के लिए, ताकि बाद में कोई चक्कर ना पड़े इस बात। अब आता हूँ दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप ये है कि जब आप मीटिंग के लिए जाएं तो आपको भी कुछ चीजें अपने साथ लेके जानी है। उसी की तरह, बायर की तरह, आपको भी अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कि आप एक्चुअल सेलर हैं, आपको अपना आधार रख लेना है, अपना पैन कार्ड रख लेना है, अपनी चेकबुक रख लेनी है, ताकि अगर वो कहते हैं कि मुझे किस अकाउंट में पेमेंट करनी है या तो उसके काम आ सके वो चीज़। और आपको फोटो भी अपनी एक रख लेनी है, ताकि वो अगर एग्रीमेंट बनता है तो बायर की फोटो लगेगी तो सेलर की फोटो भी लगेगी। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट है, पूरी चेन, वो एक सेपरेट फोल्डर में रख लें। प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट के अलावा सेल डीड वगैरह जो भी आपके पास है, उसके अलावा अगर आपने हाउस टैक्स की लेटेस्ट रसीद है आपके पास, आपने पेमेंट कर रखी है, कोई RWA का या मेंटेनेंस का बिल पे कर रखा है, लेटेस्ट बिजली का बिल, पानी का बिल वगैरह पे कर रखा है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट और लेटेस्ट रसीदें हैं वो भी आप ओरिजिनल एक सेपरेट फोल्डर में रख लें, ताकि जरूरत पड़ने पे मीटिंग में आप उसको दिखा सकें और वो मांगेगा ही, पूछेगा इसके बारे में। और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है तो आप बैंक से पहले ही एक फोरक्लोजर लेटर निकलवा लें, जिसमें दिख जाए कि कितना आपका आउटस्टैंडिंग है, और अपने बैंक से एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी निकलवा लें, जिसमें बैंक अपने लेटर हेड पे लिख देता है कि इस प्रॉपर्टी के ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप बैंक से पहले ही एडवांस निकाल के रखें और मीटिंग करते हुए लेके जाएं। इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको इन सब का एक सेट फोटोकॉपी भी अलग से कैरी कर लेना है, अलग फोल्डर में। और ऐसा नहीं है कि जाते ही उसे फोटोकॉपी दे देनी है। अगर आपकी प्राइस की बात बन जाती है, डील आगे बढ़ती है, तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसको जरूरत हो सकती है बैंक लोन के लिए या उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ड्यू डिलीजेंस के लिए, वो एक सेट फोटोकॉपी आप उसको क्रॉस मार के दे दें। क्रॉस पहले ही मार के रखें, पेन से बस ऐसे क्रॉस मार दें हर पेज पे, ताकि उसका कोई अननेसेसरी मिसयूज ना हो सके। इसके अलावा आप भी यदि एक से अधिक सेलर हैं, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो वो आपकी नहीं है अकेले की, आपकी वाइफ भी उसमें मान लीजिए को ओनर हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी वाइफ को भी मीटिंग में साथ लेके जाएं, क्योंकि आप बायर को भी ये कह रहे हो कि भाई साहब पत्नी को भी ले रहे हो तो पत्नी को भी लेके आना, तो फिर आप भी ले जाना अगर कोई दूसरे सेलर हैं। और यही स्थिति यदि आपके साथ है कि दूसरे सेलर नहीं आ सकते, किसी भी वजह से उस शहर में मौजूद नहीं है या तबीयत खराब है या कोई काम है, तो आप उनसे एक अथॉरिटी लेटर ले लें कि भाई ये मैं इस प्रॉपर्टी में को ओनर हूँ और ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैंने इनको अथॉरिटी दे रखी है और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये एग्रीमेंट करते हैं, और मैं उससे बाउंड रहूंगी और बाद में एग्रीमेंट जरूरत पड़ने पे जहां मेरा नाम है वहां साइन भी करूंगी। इस तरह की कोई लैंग्वेज प्रोफेशनली बाद में ड्राफ्ट की जा सकती है। अंदाजा बता रहा हूं आपको कि क्या लिखा जा सकता है। नेक्स्ट काम आपको दोस्तों ये करना चाहिए, जब जा ही रहे हो तो हालांकि बायर ने वो प्रॉपर्टी पहले देख ली होगी, मीटिंग करने के लिए आ रहा है, लेकिन क्या पता देखनी हो, फिर भी आप अपनी वीडियो एक बना लें
उस प्रॉपर्टी की जिसे आप बेचना चाह रहे हैं, उस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे अगर हैंड टू हैंड कुछ दिखाना पड़े तो वीडियो से आप चीज़ें दिखा सकें कि कैसी प्रॉपर्टी है, कहाँ स्थित है, आसपास क्या है। इस प्रकार की 2-3 वीडियो अलग अलग छोटी मोटी आप बना के रख लें। नेक्स्ट 2 चीज़ें जो दोस्तों आपको लेके जानी हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। उसमें से जो पहली चीज़ है वो है एडवांस में ही आपको एक जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट है जो आप उसको साइन करेंगे, वो एक प्रोफेशनली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट आपको अपने वकील से बनवा कर ही लेके जाना है। वो प्रॉपर्टी डीलर वाले एग्रीमेंट जो वहाँ पे स्टैंडर्ड क्लॉजेज लिखी रहती हैं वो फॉलो करने की एडवाइस मैं कभी भी नहीं देता, उससे आप भारी दिक्कत में पड़ सकते हो। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो थोड़ा सा जुगाड़बाजी वाला और तिकड़मबाजी वाला है, फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हुए। और वो जुगाड़ और तिकड़म मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं या नहीं बताऊं, तो हो सकता है कोई सुन ना रहा हो तो बता देता हूं आपको। मान लेते हैं कल को आपने एग्रीमेंट उससे कर लिया, उसने आपको कुछ टोकन मनी दे भी दिया और एक तारीख निश्चित कर दी कि भाई इस तारीख से पहले मैं बाकी के पैसे दे दूंगा और रजिस्ट्री कराऊंगा, और उस तारीख को वो पैसे नहीं देता है और रजिस्ट्री नहीं कराता है, और आपका आपस में किसी और बात पे भी हो सकता है डिस्प्यूट हो जाए, तो आप उसको लीगल नोटिस भिजवाओगे कि भाई साहब आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तो एग्रीमेंट की शर्त के हिसाब से मैं आपका जो एडवांस टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी, बयाना कई नामों से बोलते हैं, इसको जब्त कर रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ। अब आप उसे फॉरफिट करोगे तो अगर मैटर गया कोर्ट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, आपने तो एग्रीमेंट में शर्त लिख रखी थी और आप बोलोगे 10 लाख लीगली मेरे हो गए, परंतु मामला इतना सरल है नहीं कि एग्रीमेंट में लिख दिया तो काम हो गया। अगर वो कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट में जाके कहता है कि ठीक है जनाब, अगर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ना भी करूं, मैं ये ना भी बोलूं कि मेरे पास बैलेंस पैसे थे और मुझे इसकी प्रॉपर्टी खरीदनी है, और मैं मान भी लूं कि मेरा डिफॉल्ट हो गया, तो क्या सिर्फ एग्रीमेंट में ये लिख देने से कि मैं 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लूंगा, इसका कोई लीगल राइट बनता है 10 लाख रुपए फॉरफिट करने का? तो ऐसी अवस्थाओं में कई बार कोर्ट सेलर को ये कहती है कि भाई साहब ठीक है, इसने एग्रीमेंट का ब्रीच कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, पर यार तुम मतलब 40 लाख रुपए की तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, 10 लाख इसने दे रखे हैं, ऐसा तुम्हारा क्या ही लॉस हो गया, क्या तुम्हारा डैमेज हो गया, क्या हानि हो गई तुम्हें कि तुम 10 लाख रुपए जब्त कर रहे हो, कर लो लाख रुपए जब्त कर लो, 2 लाख जब्त कर लो। तो आपसे कोर्ट ये मांग सकती है कि आप सिद्ध करिए कि आपका क्या लॉस हुआ। उस समय आप हवाई बातें करोगे, क्योंकि आपके पास सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं। आप बोलोगे मैं किसी और को बेच सकता था, मैं बेच नहीं पाया, मेरे ग्राहक और आ रहे थे खरीदने के लिए, वो वापस चले गए, अब पता नहीं अगला कब आएगा, आप इस प्रकार की बातें करेंगे। उस चीज को आज ही मिटिगेट करने के लिए, आज ही निपटने के लिए उसका तरीका यह है कि जब आप इस बायर से मीटिंग करने के लिए जाएं तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब भी आपको समय हो, तो आप एक किसी अपने कजन या दोस्त के साथ उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का एक दिखावटी एग्रीमेंट बना ले। दिखावटी एग्रीमेंट, शैम एग्रीमेंट, मतलब एक्चुअल में आपकी इंटेंशन नहीं है एज ए बायर उस प्रॉपर्टी को खरीदने की, और आपके दोस्त की या कजन की या रिश्तेदार की इंटेंशन ये अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचने की, या आपसी साठ गांठ है आपकी, परंतु उस एग्रीमेंट में आप एज ए बायर ये लिख दो कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, या बिल्कुल ही भरोसे का है, आपके बिल्कुल ही ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, जिसपे बिल्कुल आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हो, तो अकाउंट में भी पैसे भेज दो और लिख दो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। उस एग्रीमेंट को हो सके तो रजिस्टर्ड भी करवा लो, रजिस्टर्ड नहीं करवाना तो नोटराइज वगैरह करा लो। अब एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया कि आप कोई और प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं जिसका टोकन मनी, बयाना या एडवांस आपने किसी थर्ड पर्सन को दे रखा है, और उसमें क्लोजिंग डेट भी मेंशन कर दो कि भाई रजिस्ट्री इतनी तारीख से पहले होनी चाहिए, नहीं तो बयाना जब्त हो जाएगा, एडवांस मनी फॉरफिट हो जाएगी। तो जब आप अपने एक्चुअल बायर के साथ मीटिंग करने के लिए जाएं और सारी बातें तय हो जाएं, और जब बात ये आए कि भाई फाइनल क्लोजिंग डेट क्या होगी, तो जो भी डिस्कशन है उसमें आप ये बताइए कि भाई देखिए ऐसा है, क्लोजिंग डेट तो जो आप कह रहे हो वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपके ही भरोसे हूं कि आप मेरे को टाइम पे पैसा क्लोजिंग डेट के हिसाब से दे देंगे, क्योंकि मैंने आगे कोई और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी और को बयाना, टोकन मनी, एडवांस दे रखा है। अगर आपके पैसे भाई साहब मेरे पास टाइम पे नहीं आए तो जो पैसे मैंने आगे दे रखे हैं मेरे वो पैसे फॉरफिट हो जाएंगे।
तो ये एग्रीमेंट उसे दिखा दो, फोटोकॉपी वगैरह देनी नहीं है, दिखा दो, बस उसे पढ़ा दो, दिखा दो उसको, उसे तसल्ली हो जाए। तो उसके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट होगा कि भाई इसने आगे पैसे दे रखे हैं, मुझे इसके पैसे टाइम पे देने हैं। और कल को आपका मैटर अगर कोर्ट में पहुंच गया और जज साहब आपसे पूछते हैं, आपके वकील से पूछते हैं, वकील साहब क्या ही लॉस हो गया आपके क्लाइंट का, तो आपके वकील साहब के पास एक डॉक्यूमेंट है लिखित कि जनाब ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमने एक एग्रीमेंट कर रखा था, और हमारा क्योंकि हमने तो प्रॉपर्टी इनको ये सोच के बेची थी, इस प्रॉपर्टी को बेच के वहां की प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे पैसे टाइम पे नहीं दिए, वहां हमारे पैसे फॉरफिट हो गए, तो हमारा लॉस हो गया क्योंकि वो पैसे फॉरफिट हो गए। और वो पैसे फॉरफिट इस वजह से हुए क्योंकि इसने इस एग्रीमेंट का ब्रीच किया, डिफॉल्ट किया, हमारे पैसे टाइम पे नहीं दिए। तो एक वैलिड लीगल ग्राउंड आपके पास रहेगा।